काम दलित करते हैं वर्ग के बीच भी ये कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई एक कोर वोट बैंक बीएसपी का है, मायावती जी का है, लेकिन चुनाव दर चुनाव जब वोट देने के बाद सत्ता में बीएसपी नहीं आ पा रही है, तो फिर वो वर्ग जी जी फिर विकल्प की तलाश भी तो करेगा। देखिए त्यागी जी, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का एक राजनीतिक, इसको चातुर्य बोल सकता हूं मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी ये भी तय करती है कि किस प्रदेश में उसका चुनाव किससे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम लोग, तमाम मीडिया के लोग ये दावा करते हैं कि बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, और तर्क क्या देते हैं कि समाजवादी पार्टी ताकत में है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़ाई को जीतना चाहता है तो वो हमेशा सबसे कमजोर को चूज करेगा। बीजेपी ये जानती है कि अगर उसने ये रणनीति, अगर इसकी रणनीति फेल होगी और बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से ना होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखाई दिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर हो जाएगी। और एक तमाम वर्ग, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो मूल रूप से बीजेपी का वोटर रहा है। आज वो वोटर कहीं ना कहीं ये महसूस करता है, वो समाजवादी पार्टी को विकल्प नहीं मानता। उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसको एक बेहतर विकल्प दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। उनकी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, एक मजबूरी यह भी है कि योगी जी इस मामले में बिल्कुल फेल है, कहीं ना कहीं रोजगार देने के मामले में। लेकिन क्या कांग्रेस को विकल्प के तौर पर आप नहीं देख रहे हैं क्या? कांग्रेस भी तो अब ठीक है, समाजवादी पार्टी, देखिए उत्तर प्रदेश में इस दलित वोट बैंक के सारे बीजेपी तो मिशन हैट्रिक में लग गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसका वनवास जो है वो शायद ये काशीराम जी की जयंती मनाए और दलित समाज जो है उनका राजनीतिक और सत्ता से जो वनवास चल रहा है वो खत्म करा दें। कांग्रेस पार्टी भी तो इसी जुगत में है ना, वो भी तो अपनी खोई जमीन वापस पाने की तलाश में है। वो भी तो इसीलिए कह रही है कि मान्यवर काशीराम जी को नमन। उसे विकल्प के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? मेरे से सवाल है जी, ये सवाल सर मुझसे है जी, ये सवाल मुझसे है सर। बिल्कुल ठीक, आपसे ही है सर। आपने विकल्पों में कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने अब इस डिबेट की शुरुआत ये किया था कि जब आप सत्ता में होते हैं, इस देश की आजादी से लेकर के 70 के दशक तक बाकायदा इस देश में दलितों ने वोट कांग्रेस को दिया। लेकिन कांग्रेस को दलितों की याद कब आती है? जब वो कहीं ना कहीं सत्ता के रूप में कमजोर होती है। उसके बाद इंदिरा सरकार बाकायदा इस देश के दलितों को पट्टे की जमीन देती है, नौकरियों में हिस्सेदारी देती है। तो दलित तब याद आएगा, जब आपका सत्ता जाने का कहीं ना कहीं आपके अंदर डर हो, आप सत्ता में नहीं है। आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसको दलित इसलिए याद आएंगे, उसको दलित महापुरुष इसलिए याद आते हैं कि वो सत्ता में नहीं है। जिस दिन वो सत्ता में रहेंगे तब तक उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं दलितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने दलितों के आरक्षण को कहीं ना कहीं लूटा है, उन्होंने दलित महापुरुषों का अपमान किया है। यही समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया बताते हैं। यही कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये एक्चुअल नेतृत्व जो है इस देश के दलितों को नहीं दे सकते। इनका दिखावा है, ये दलित भी आज महसूस कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बाकायदा बीजेपी बढ़ावा दे रही है इस तरह के डिस्कशन के लिए, ताकि एक एक करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद एसके दुबे साहब आपके पास आऊंगा। जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं सतीश जी। पाठक साहब जी, देखिए सतीश जी जो कहना चाहते हैं उसका बहुत एक सीधा सा जवाब यही है कि जब इस देश में दलितों को जो भी हक और सम्मान मिला है उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी है। और हम लोगों ने लगातार जो दबा कुचला वर्ग है उसकी आवाज को उठाने की कोशिश की है। आपने खुद अपने मुंह से बताया कि कैसे इंदिरा जी ने पट्टे की बात की, दलितों के अधिकार की बात की। उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी में चर्चा में आया कि कैसे बाबू जगजीवन राम जी जैसे नेता निकले और तमाम दलित नेता बड़े हुए जिन्होंने कांग्रेस की मंच के पे कांग्रेस की विचारधारा पे चलते हुए राजनीति में बहुत बड़े आयाम हासिल किए। देखिए, जो ये बात तो आप भी मानेंगे और ये बात सभी को माननी पड़ेगी कि आजादी के समय दलित समाज की जो स्थिति थी, जो उनकी इकोनॉमिकल स्थिति थी, जो उनकी सोशल स्थिति थी, उसमें और अब में बहुत बड़ा फर्क है।
और इस फर्क को मिटाने में, इस फर्क को लाने में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी और नहीं, इसमें कांग्रेस थोड़ा सा को सर मैं शुरुआत ऐड से कर ही दूं, एक क्योंकि अम्ब्रेला मेरे पार्टी सवाल, कहा जो जाता मेरा है। बुनियादी सवाल था कांग्रेस से, उसमें था, अब देखिए तो द चमचा है जो लिखा था काशीराम जी ने, जो किताब लिखी थी, उसमें जगजीवन राम जी जैसे नेताओं का जिक्र ही था। देखिए, अब यहाँ व्यक्तिगत छींटाकशी पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाबू जगजीवन राम जी का दलित ये राजनीति में क्या योगदान रहा, ये आज का हमारा विषय नहीं है। ये अलग जी विषय, अंतर हम लोग चले जाएंगे। ये अलग विषय हो सकता है कि बाबू जगजीवन राम जी छोटे नेता थे कि बड़े नेता थे, कि उनकी राजनीति कैसी रही है। काशीराम जी का अपने विचार किसी के बारे में हो सकते हैं, लेकिन हम काशीराम जी को इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने जगजीवन राम जी के बारे में कुछ बोल दिया। हम काशीराम जी को इस बात के लिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के कालखंड में जो बहुजन मूवमेंट की शुरुआत की, वो BS4 हो या उस DS4 हो, या उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी हो, या दलितों के लिए तमाम उनके किए गए कार्य हो, या राजनीति में उनको आगे दबे कुचले दलित ही नहीं, OBC वर्ग को भी अपने साथ लेके बहुजनों का एक मूवमेंट बनाने की बात हो, उस काम के लिए हम लोग काशीराम जी को याद करते हैं। और मोटे तौर पे जो बात छन के आती है वो यही है कि काशीराम जी एक राजनीति में एक बहुत बड़े धुरंधर थे, बहुत बड़े पुरोधा थे, और उन्होंने जो योगदान दिया है उसको, जैसे कि अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया, जहां तक मुझे लगता है बसपा माइंडसेट से हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनकी पुण्यतिथि सभी को मनानी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगातार कई सालों से काशीराम जी को सम्मान देते आए हैं। और यहाँ मुझे लगता है मोटे तौर पे बात यही होनी चाहिए कि जैसा इन्होंने बताया कि आप अपने कालखंड में कितना काम कर रहे हैं और कितना सम्मान कर रहे हैं। अभी कालखंड भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और ये देखने की जरूरत है कि क्यों फिर से दलितों के बारातों पे अटैक होना शुरू हो गया है, क्यों यूपी के तमाम जिलों में अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, क्यों जी दलितों पे फिर से शोषण की बात हो रही है, क्यों दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तो ये तमाम बातें जो कालखंड अभी चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करके उनसे सवाल पूछने की जरूरत है, बजाय इस बात के कि हम अतीत में पड़े रहें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब ठीक है, ठीक है, एसके दुबे साहब जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी को लेकर पिछली डिबेट में भी सतीश जी ने यही सवाल उठाया था कि भाई सब आप सत्ता में रहते हैं तब दलितों को लेकर क्या करते हैं, काशीराम जी के नाम पर जो प्रतिष्ठान थे उनके नाम चेंज कर दिए और तमाम चीजें रही, और अब आप कह रहे हैं कि भाई नमन है मान्यवर काशीराम जी को। देखिए त्यागी जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कल की बात बता रहा हूँ। कल मेरी एक पूर्व विधायक से बात हो रही थी, बसपा के पूर्व विधायक, वो भी दलित थे, ठीक है। हमने उनसे पूछा, एक चर्चा होते होते हमने कहा ये बताओ कि आरक्षण का लाभ क्या वास्तविक में एकदम नीचे के पायदान पर दलित जो बैठा है उसको फायदा हुआ उसका? तो उन्होंने मेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उस समय वो विधायक थे जिस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी जी। बोला साहब ये स्थिति थी उस समय कि जो हमारा बेसिक कार्यकर्ता, जो जिसने अपना तन मन धन सब पार्टी को समर्पित कर दिया, अगर वो जाता था कि मेरा बेटा या बेटी ये काबिल है इस नौकरी के लिए, साहब मेरी थोड़ी सिफारिश कर दो, तो इनके बैठे हुए मंत्री उस समय, जो इस समय कहीं के भी नहीं है, दर की ठोकर खा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ऐसे मंत्री लोग ये बोलते थे अरे इसका किसका तुम नाम लेके आ गए हो, इसका नहीं, ये जो मैं लिस्ट दूंगा वो फाइनल करूंगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी में उस समय जो मिनिस्टर दलित थे स्पेशली, या बहुजन समाज से थे, उन्होंने ही बसपा को इस गर्त में पहुंचाया। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर वो नीचे के पायदान के दलित या बहुजन समाज के लोगों को उस स्थिति में रखते कि उसने अपना समर्पण किया है, तो हम भी उसका कम से कम देख रेख की तो जवाबदारी मेरी है, उसके परिवार कैसे पलेगा, तो आज परिस्थितियां अलग होती। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इसमें। दूसरा एक एग्जांपल, आज आप देखिए कम से कम 60 MLA बसपा के हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्यों चले गए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस परिस्थिति में कांशीराम जी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, मायावती जी उससे कहीं ना कहीं भटक गई, जिससे आज बहुजन समाज पार्टी इस परिस्थिति में पहुंची है। तो कहने का मतलब अगर आप वास्तव में दलित हितैषी हैं, दलितों के लिए काम करने वाले हैं, तो कांशीराम जैसे बनिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करिए,
लोगों को इकट्ठा करिए, समझाइए, साइकिल पे चलिए, गाड़ियों पे चलिए, जिस पे चलना हो चलिए, लेकिन उनके उत्थान के लिए काम करिए, ना कि उन दलित नेताओं के लिए काम करिए जिनमें मेरा अपनी दुबे जी एक तिजोरियां सवाल बांधी है है आपसे। दलित लोगों जी जी के जी, नाम पे। एक सवाल पूछ लूं आपसे जी, एक सवाल पूछ लूं सर। जी। सर आपने कहा जी, कि जी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी भी नौकरियां कंपटीशन से मिलती थी, वहां किसी की जाति अरे देख नहीं करके मिलती थी। किसी कार्यकर्ताओं को नौकरी नहीं मिलती थी। अरे मेरी बात को सुनिए सुनिए, इसलिए भैया, इसलिए उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी ने 7.25 लाख लोगों को रोजगार दिया। एक भी किसी भी विज्ञापन के ऊपर कोई सवाल नहीं है, कोई पेपर आउट नहीं है। वो पेपर आउट इसलिए नहीं है, आपका मालूम है, जब 70,000 सिपाहियों की भर्ती हुई, उन 70,000 सिपाहियों की भर्ती बाकायदा उनका जो फिजिकल मेडिकल हुआ था, उनके पैर में चिप लगा दिया था। और तमाम जो एशियाई देश के बहुत सारे लोगों ने उस नियुक्ति को यह माना कि यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कैसे नियुक्ति की है, और उस मॉडल को तमाम प्रदेशों के लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। रही आरक्षण की बात, क्या मैं ये मान लूं कि आपने जो कहा कि अभी बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग पीछे हैं, ये समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी का स्टेटमेंट है। अखिलेश जी वही व्यक्ति है ना कि जो दलितों के आरक्षण में बाकायदा 17 जातियों को घुसेड़ देते हैं। ये वही अखिलेश जी हैं, हम याद रखेंगे। देखिए कहीं ना कहीं आज मुझे आपकी मानसिकता दिखाई देगी। अगर उत्तर प्रदेश में, अब मैं ये मान लूंगा आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज अगर अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वह दलितों के आरक्षण के अंदर वर्गीकरण करेगी, जैसा आपने बताया। दूसरी बात, एक बात जरूर कहूंगा कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहें। देखिए बड़ी खुशी की बात है दुबे जी, मेरे लिए खुशी की बात है, आज किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ओबीसी लीडर अगर काम कर रहा है, वो किसी भी दल में काम कर रहा है, 90% लीडर कहीं ना कहीं माननीय काशीराम जी की पाठशाला से निकले हैं। हम कोई बंधक नहीं है, हम सब की राजनीति करते हैं। हमारा मन यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में जाकर के काम कर सकता है। और प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि माननीय काशीराम जी ने उन जातियों में, जिन जातियों का कभी कोई राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, उन जातियों के अंदर जाकर के राजनीतिक चेतना जगाई। उसका स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इस तरह की बातें करके माननीय काशीराम जी का अपमान कर रहे हैं और भविष्य का संदेश भी दे रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो फिर दलित महापुरुषों का अपमान करेगी, फिर वो आरक्षण के ऊपर हमला करेगी, फिर वो दलितों के अधिकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक पीड़ादायी करेगी। मेरा लेकिन ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। देखिए थोड़ा सा चुनावी लिहाज से भी बात कर ली जाए कि भाई वोट प्रतिशत जिस तरीके से गिरा मायावती का, और गिर करके 2022 में 12% से भी लगभग कम रह गया, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी तो पीडीए के जरिए या मुस्लिम ओबीसी और उस तरीके से जो फैक्टर, जिस फैक्टर पर वो काम कर रही है, 40+ का एक वोट शेयर बनाना चाहती है, एक वोट फीसद बनाना चाहती है। तो ऐसे में मजबूत विकल्प बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी बनकर खड़ी होगी क्या? इसीलिए मायावती कह रही है कि भाई ये नाटकबाजी है, तमाम चीजें, वो डर कहीं ना कहीं बीएसपी को है कि ये वोट बैंक खिसक रहा है और यहां पर इसी वोट बैंक में एक तरीके से कहा जाए तो होड़ मच गई है हर एक दल में कि कौन किसको साथ ले जाए। अरे एक मिनट, इन्होंने मानसिकता की बात की। मेरी मानसिकता ये थी कि मेरा टाइम था बोलने के लिए, आपने मुझे चुना था और हमने अपने समय में भी इनको बोलने का समय दिया। ये मेरी मानसिकता है, याद रखना इस बात को, ये मेरी मानसिकता है। नहीं देखिए सर, अब देखिए चलिए व्यक्तिगत थोड़ा सा नहीं होते, व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप पर टिप्पणियां करेंगे तो थोड़ा समय दर्शकों का भी जाया होगा। को लेकर भड़के और वो बोला है, पहले बहुत सुन लीजिए। इन्होंने जो बोला है, देखिए दुबे जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने बहुत व्यक्तिगत, ये मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है दुबे जी, मेरी बात को सुनिए। अब मेरी बात को सुनिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं। और ये सुनिए, ये मनभेद नहीं है, ये विचारधाराओं का भेद है। मैंने आपसे, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। देखिए दूसरी बात क्या कीजिए, एक छोटी सी बात बताऊं कि देखिए उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी की सरकार को हटाना है
तो उसका एक तरीका यह है कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन ना हो। वहां कांग्रेस भी इलेक्शन लड़े, वहां समाजवादी पार्टी भी लगे, वहां बहुजन समाज पार्टी भी इलेक्शन लड़े। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जब उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय इलेक्शन होता है, बहुकोणीय इलेक्शन का निश्चित रूप से बीजेपी को लाभ नहीं हो पाता। बीजेपी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को ताकतवर सिद्ध करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का बाइपोलर इलेक्शन करेगी। बाइपोलर होने के बाद सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम में बदल जाएगा। हिंदू मुस्लिम में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलेगा, उसका लाभ पिछली 2 बार से आपने देखा है। तमाम सरकार चलिए ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।